अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड स्टेट के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। अब टॉपिक का नाम क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर है कमी। अब ये किस तरह होता है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई सॉल्वेंट है, जिस तरह फॉर एग्जांपल पानी हमारे पास क्या एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम कोई सॉल्यूट ऐसा ऐड कर देते हैं जिससे क्या होता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -10 हो जाए, -20 हो जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम NaCl ऐड कर देते हैं पानी के अंदर ताकि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो सके। तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो कमी है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। इस तरफ ये हमारे पास वेपर प्रेशर है, इस तरफ ये हमारे पास टेम्परेचर है। अब ये हमारे पास जो कर्व हासिल हो रही है AB, ये है प्योर सॉल्वेंट की, कि इस टेम्परेचर के ऊपर जाके वो जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज़ हो जाता है। अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और वो सॉल्यूशन बन जाता है, अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और वो सॉल्यूशन बन जाता है तो वो इस पॉइंट के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर जाके फ्रीज़ हो जाता है। पहले जो T1 है वो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आप उसको कहते हैं। और ये वाला जो T2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको आप E कह लें, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। आपको पता है इस तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। जब हमने उसको सॉल्यूशन के अंदर तब्दील कर लिया कोई सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर कमी आ गई। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कि पहले ये टेम्परेचर उसको रिक्वायर था, अब ये हो चुका है, ठीक है। तो जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर क्या आ गई? कमी आ गई। उसी को हमने क्या फ्रीजिंग टेम्परेचर डिप्रेशन डेल्टा TF। अब डेल्टा TF किसके इक्वल होगा? T1 माइनस T2। T1 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग टेम्परेचर वो क्या है? माइनस T2 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होती है। मोलैलिटी का हमने फार्मूला पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था। अब डेल्टा TF के अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमारे पास आ रहा है, इसको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इसकी जगह कोई ना कोई क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है? KF आ रहा है। तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो जाएगा? KFM। KF इसके अंदर क्या है? मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके अंदर कमी आ जाती है? उसकी वजह क्या होती है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगी, आपको जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो वो सॉलिड होता है, जिसमें इंटरमीडिएट हो वो लिक्विड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वीक हो वो गैस या वेपर स्टेट के अंदर होता है। जब इंटरमीडिएट फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो उसके अंदर हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि वो जो लिक्विड है वो जल्दी से जल्दी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो उसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब पता चल गया कि जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर और उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो उससे क्या होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उसके अंदर कमी आ जाएगी, वो जो लिक्विड है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो मोलैलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? 1000 मल्टीप्लाई बाय W2। W2 क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट
M2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन 3 है इसकी जो इसमें जो m की वैल्यू m है, m को आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करना है कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन क्वेश्चन 2, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 ओवर M2 एंड W1। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गई कि इसके अंदर हमने सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना होता है। तो M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, इसको हम इधर ले आएंगे और डेल्टा TF उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो M2 इक्वल टू KF ओवर डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर W1। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि हमने कौन सा सोल्यूट ऐड किया है और कितना ऐड किया है, और उसने जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर कितनी कमी की है। तो जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होती है, इसको हम, एक अपरेटस होता है उसका नाम होता है बैकमैन अपरेटस, ठीक है, उसको आम नाम क्या है, बैकमैन अपरेटस, और उसको हम बोलते हैं बैकमैन फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस। उसकी मदद से हम उस लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।